नमस्कार। मैं अशोक कुमार पांडे और मेरे साथ हैं भाई अशोक वानखेड़े जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर नमस्कार टीसीएच नमस्कार। पर। देश में एकदम पॉलिटिकल बवाल मचा हुआ है। एक वीडियो मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं जो मुझे बड़ा पसंद आया। राहुल गांधी रथ पे चल रहे हैं, रथ या जो भी उसको कहिए, अब रथ तो नहीं कहा जाता है, और म्यूजिक बज रहा है, उस पर अपने ही जांघों पर थाप दे रहे हैं। तो समझ में आता है जब लीडर जो होता है जनता के साथ एकदम घुल मिल जाता है तो क्या कंडीशन होती है। और उधर अमित शाह जी 2061 बोल गए, 2070 बोल गए। 1961 और 1970 को कल मैंने वीडियो किया था, और मुझे लगता है कि थोड़ी भड़बड़ाहट, थोड़ी घबराहट तो है। जब आदमी कई चीजें सोचता है तो इस तरह की गलतियां होती हैं। सबसे बड़ी चीज जो फंसी हुई है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव है। एक बात साफ कर दे ना, तो मैं कोई यहां दावा करने जा रहा हूं और ना ही अशोक जी कोई दावा करेंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन कुछ ऐसे खेल दिखाई दे रहे हैं अशोक जी, जिससे थोड़ा सा लग रहा है कि मजा आने वाला है। शरद पवार से कहा गया, शरद पवार ने नाम लेके कह दिया कि फडणवीस ने मुझे फोन किया था ऐसे ऐसे, और चूंकि उनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है इसलिए हम वोट देंगे। शरद जी जब विचारधारा की बात करते हैं तो मुझे मुस्कुराहट भी आती है और मजा भी आता है, लेकिन बयान तो उन्होंने दे दिया है। उधर केजरीवाल साहब जो इंडिया गठबंधन छोड़ के जा चुके थे, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के सबसे सक्रिय लोगों में है। संजय सिंह आ जाते हैं एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और गजब का बयान देते हैं। वैसे भी संजय जी का तो हम लोग सब लोग सम्मान करते हैं, उनकी भाषा का, उनके विचारधारा का, मतलब जिस तरह से वो एकदम लगे रहते हैं, मजा आता है उनको देख के। लगता है कि विपक्ष के नेता ऐसे होने चाहिए। और उधर केजरीवाल साहब तेलुगु प्राइड याद दिलाने लगते हैं। ये भी बहुत मजेदार है कि आंध्रा और बाकी सबको एक हवा ये चलने लगती है कि 130 सांसद छोड़ के जाने वाले हैं। ये सब हवाएं हैं, मेरे पास कम से कम कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन माहौल थोड़ा बदला बदला लग रहा है। और जब माहौल बदला है तो उस पर टिप्पणी के लिए भाई अशोक वानखेड़े से बेहतर कौन हो सकता है। और इस समय सवाल पूछना तो मूर्खता होगी, और मैं कुछ भी हो सकता हूं अशोक भाई, मूर्ख तो मैं कतई नहीं हूं। तो गेंद आपकी तरफ है और विषय मैंने खोल दिए, बाकी जहां तक आप ले जाना चाहें। नमस्कार सभी श्रोताओं को। आप जैसे कि अशोक भाई जब बोलते हैं तो भूमिका बहुत बढ़िया बनाते हैं, और सवाल वही है कि इस बार यदि देखा जाए तो ये 32 वोटों का खेल है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में 32 का खेल है, और 32 मत, क्योंकि इसमें व्हीप जारी नहीं होती उपराष्ट्रपति में, ये अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग होता है। तो अंतरात्मा की आवाज इन गुजरातियों के खिलाफ कितने लोगों की होती है बीजेपी के अंदर, वो देखनी है। दूसरी बात, तेलुगु बिड्डा, ये जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ के कैंडिडेट उतारा। एक तो वो नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल होने में क्या होता है, कई बार अपने राज्य के प्राइड और अपना भूमिपुत्र होने के चलते नॉन पॉलिटिकल आदमी को कई लोग समर्थन दे देते हैं। हो सकता है कि वो डाई हार्ड कांग्रेसी होते, डाई हार्ड समाजवादी होते, तो फिर ये लोग कहते कि भाई ये डाई हार्ड इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है, इनको हम समर्थन नहीं दे सकते क्योंकि हम एनडीए के साथ जुड़े हैं। लेकिन ये मामला भूमिपुत्र का है, और भूमिपुत्र का मामला जब आते हैं तो यकीनन मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कट्टरवाद बाला साहेब ठाकरे में था, वो तो चंद्रबाबू नायडू में नहीं है। जो कट्टरवाद बाला साहब में था, वो अ, जगन में भी नहीं है और बीआरएस में भी नहीं है। जो कट्टर हिंदुत्व वाला आदमी है, वो भी शालिनी पाटिल के नाम पे, भूमि की महाराष्ट्र की बेटी है करके, उन्होंने एनडीए छोड़ के शालिनी पाटिल को मदद की थी। ये होता है सबसे ज्यादा उड़ीसा प्रखर उड़ीसा से आप याद हाँ, कीजिए कि उड़ीसा से कांग्रेस के एक विधायक ने बाकायदा वोट किया था, जो अभी वर्तमान हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं, और उनके राष्ट्र खिलाफ कोई हाँ, कार्रवाई भी नहीं हुई थी। कार्यवाही भी नहीं हुई थी। वैसे ही बंगाल में आपने देखा होगा, जब प्रणब दादा, जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तब ममता और सबको ममता इकट्ठा कर रही थी कि अपना एक उम्मीदवार उतारना चाहिए। लेकिन फिर अंत में जब ममता बंगाल जाती है तो बंगाल के भूमिपुत्र का प्राइड बंगाल का इतना हावी हो जाता है कि उन्हीं ममता को बाकायदा पूरा समर्थन देना पड़ा। और जब शपथ विधि हुआ और जब उन्होंने राष्ट्रपति पद लिया, मुझे याद है जो कंबाइन दोनों सदनों की मीटिंग, दोनों जब सेंट्रल हॉल में जब राष्ट्रपति आए तो ममता पीछे खड़ी थी। तो जब राष्ट्रपति जब जा रहे थे वापस, दादा ने तो ममता से दोनों ही हाथ पकड़ के उससे एक अलग उनका, इस राष्ट्रपति चुनाव से ही ममता जी और उनके एक अलग रिश्ते, फिर वो सही मायने में बंगाली रिश्ते साबित हो गए थे, और रसगुल्ले जैसी मिठास रिश्ते में आ गई थी। तो क्या ये मिठास रेड्डी जी के नाम पे
कहीं चंद्रबाबू नायडू के मन में नहीं आए, कहीं जगन रेड्डी के मन में नहीं आए, कहीं बीआरएस के केसीआर, कहीं वो प्राइड नहीं आ जाए, या वो भले ही कहे कि हम एनडीए के साथ है, लेकिन फिर अंदर अंतरात्मा की आवाज। तो ये जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक टेंशन बना रहेगा। वो क्लीन स्वीप वाली मामला नहीं है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया हो तो चुनाव जीतना ही है, कुछ भी करके इतना बड़ा गैप है। गैप 32 का है, और ये 32 का गैप, क्योंकि बीजेपी का तो अपना 230 पे बीजेपी समाप्त होती है, उसके तो भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकते। जब तक बाकी साथी नहीं देंगे साथ, तब तक ये कुछ होना नहीं। और ये होने के लिए आपको ये बैसाखियों की नितांत जरूरत है। ये बैसाखियां कितना साथ देती है, इसलिए दूसरी बात, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी यदि जाता है तो, और नॉन पॉलिटिकल आदमी कोई साइंटिस्ट होता, कोई प्रोफेसर होता तो समझ लेता कि भाई डॉक्टर है, बहुत नामी डॉक्टर है, नोबेल मिला है, लेकिन फिर क्या वो उपराष्ट्रपति। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जो संविधान के लिए जाने जाते हैं। जब ये आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस करते थे तब भी संविधान की ही केसेस ज्यादा लड़ते थे। तो संविधान को समझने वाला आदमी यदि उपराष्ट्रपति बनता है तो समूचा सदन ठीक चलेगा, ये भी एक गारंटी है। फिर मनमानी नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले जो धनखड़ साहब गए, उन्होंने उस पद की गरिमा को इतना नीचे गिरा दिया है कि उस पद को ऊपर उठाने के लिए कोई तो भी नॉन पॉलिटिकल, एक समझदार, जो संविधान को समझता है, ऐसा इंसान चाहिए। दूसरी तरफ एक लगातार एक गोदी मीडिया कहो या फिर पामेरियन मीडिया कहो, जो भी कहो आप, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास चल रहा है कि भाई संघ के आदमी को उपराष्ट्रपति बना के संघ को अब खुश कर दिया, अब संघ और बीजेपी सब एक हो गया। मैं उसमें भी थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि संघ ने इसीलिए उपराष्ट्रपति पद, इसीलिए शायद अशोक जी, इसीलिए शायद तमिलनाडु प्राइड वाला मामला नहीं चल पा रहा है, क्योंकि संघ से आप एग्जैक्टली लेके बिल्कुल आ गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तमिलनाडु प्राइड वाला मामला इसलिए नहीं चल रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके हो गया, वहां के जो विजयन है, एक विजयन बड़ा फैक्टर है तमिलनाडु में, उसका एक अपना एक मतदाता है, आप यदि साउथ की तरफ जाए तो। पर तो उस विजयन ने भी आज जो कल अपनी रैली की, तो उसने भी उसने कहा कि बीजेपी के तो विचार ही नहीं मिलते, सवाल ही नहीं उठता बीजेपी के विचार से बात करने के लिए, वो तो सिर्फ द्रविडियन पार्टियों के साथ खेलेगा। वो बोला हम पूरे अकेले लड़ेंगे चुनाव, डीएम के खिलाफ है, एआईएडीएम के खिलाफ है। वहां आंध्र प्रदेश तमिल प्राइड का मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये घोर पॉलिटिकल है, और आज से नहीं, ये वह बीजेपी के बहुत पुराने लोगों में से एक है। तो बीजेपी की तो वहां पे पैर रखने को जगह नहीं है, तो वो प्राइड वहां नहीं चल पाएगा, लेकिन तेलुगु प्राइड चल पाएगा। ये मैं ऐसा, इस हिसाब से मैं जो मुझे समझा। दूसरी बात है, जो ये बार बार संघ का कह रहे हैं, एक बात मैं बड़ी क्लियर बता दूं, मेरी बहुत लोगों से नागपुर भी बात हुई है, संघ ने ना उपराष्ट्रपति मांगा है, ना राष्ट्रपति मांगा है, ना प्रधानमंत्री मांगा है। पार्टी संघ अध्यक्ष। को सरकार के सेटअप में कुछ लेना देना नहीं है। संघ ज्यादा चिंतित है पार्टी का संगठन जिस हिसाब से लचर हो गया, जो नॉन बीजेपी या संघी विचारधारा के लोग जो पार्टी में कब्जा कर बैठे हैं। अब बताइए, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन पे एक उप समिति बनी जो मंत्रियों की बनती है, अब उसका मुख्य किसको किया दिया? वीके पाटिल को। अब ये पाटिल साहब जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे कांग्रेस के, तो जो बीजेपी के ओरिजिनल मराठा नेता है वो कब आगे आएंगे? चाहे चंद्रकांत पाटिल हो, चाहे वहां पे पवार है, बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में जो मराठे हैं, वो कब सामने आएंगे? तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि संगठन को मजबूत नहीं करे तो ये बीजेपी का हश्र बिल्कुल कांग्रेस जैसा हो जाएगा कि एक, ये तो कांग्रेस को तो 60 साल लगे डिटोरिएट होने में, ये तो एक 10 साल में डिटोरिएट हो जाएगी। कि कांग्रेस को इतना साल इसलिए लगे कि कांग्रेस में कोई बाहर की विचारधारा के लोग नहीं आए, कांग्रेस की विचारधारा पनपती रही, फिर उसके बाद सत्ता का इतना आदत हो गई कि ये जनता को भूल गए, और धीरे धीरे सत्ता में रहना ही एक इनके लिए सर्व एक उद्देश्य हो गया, तो हर राज्य में सिमटते चले गए। फिर धीरे से बंगाल चला गया, उधर तमिलनाडु चला गया, फिर आप यूपी में माइनस हो गए, फिर बिहार में माइनस हो गए, लेकिन आपने उसकी चिंता नहीं की क्योंकि आप केंद्र में बने रहते थे। ऐसा ही कुछ अब बीजेपी का होने लगा है।
आप हर राज्य में सत्ता में अपने बलबूते पे थोड़ी हैं, आप उधार के सिंदूर पे हैं। ये जो किराए की जो आपने बैसाखियां लाई है, ये तो काम खत्म होने के बाद चली चली जाएगी। शादी खत्म हो गई, मंडप उड़ गया, तो फिर संगठन का क्या कहेगा? बीजेपी रहेगी कहां? क्योंकि जब सत्ता में होते हुए यदि बाहर के लोग मलाई खाएंगे, तो फिर बीजेपी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो तो घर बैठ जाएगा। और जब फिर बीजेपी को उनकी जरूरत होगी तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे क्या करेंगे, हम आपको सत्ता में लाते हैं, आप किसी और को सामने बिठा के हमारे सीने पे उनको तांडव करवाते हैं। तो इसलिए उपराष्ट्रपति ये संघ का कैंडिडेट नहीं है। वो जरूर संघी थे, पहले दलिया खाते थे, लेकिन वो कब ढोकला और खाकरे पे शिफ्ट हो गए, देखते देखते समझ ही नहीं आया किसी को। तो वो बेसिकली इन दोनों गुजरातियों का उम्मीदवार है, ये बात तय है। तो ऐसे में क्या संघ कोई खेल करता है? और संघ खेल करता है तो कभी ओपनली नहीं बोलता। संघ कहीं नहीं कहता कि हमारे डिफरेंसेस है, संघ कहीं नहीं कहता कि कुछ नहीं। सिर्फ मोहन भागवत जी जब बोलते हैं कि देश में स्वास्थ्य और शाला आम आदमी के हाथ से निकल गया है, तो ये सरकार पे सबसे बड़ा जूता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव का ये जो चुनाव है, ये एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। सब लोग टेंशन है। जो विश्लेषक है वो भी नहीं समझ पा रहे कि ऊट 11th आवर पे कहां करवट बदलेगा। चंद्रा बाबू आए थे दिल्ली, और चंद्रा बाबू के लिए इससे बढ़िया डील करने का समय नहीं है अभी। वो कितना अपने राज्य के लिए लेके जाएंगे सरकार की तिजोरी से, पता ही नहीं। क्योंकि यदि उन्होंने बैकआउट किया तेलुगु बिड्डा पे, तो ये पूरा 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 तेलंगाना और आंध्र चला जाएगा, ये बात तय है। फिर बाकी लोग डर के मारे, अरे भैया वो कहता है तेलुगु प्राइड, तो फिर हम नहीं कहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, क्रेडिट वो ले जाएगा, तो फिर भगदड़ी मचेगी। और उसके लिए सभी आशंकित है। तो सितंबर जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते, तब तक उपराष्ट्रपति पद ये टेंशन का है, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, नक्सली ये वो, ये व्यक्तिगत हमले हुआ नहीं करते थे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में कभी। लेकिन ये जो हमले होने लगे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक फ्रस्ट्रेटेड हो। जब आप फ्रस्ट्रेशन में आपके पास कुछ नहीं मिलता, तो आप व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर देते हो। तो ये नक्सलिज्म को फेवर कर रहे थे। कौन सा नक्सलिज्म पे फेवर कर रहे थे? सर्वोच्च न्यायालय में जब उन्होंने दी, तो साथ में को जज भी बैठता है भाई। सिंगल बेंच का तो मैंने नहीं देखा कभी सुप्रीम कोर्ट में, सिंगल बेंच ही, सिंगल जज का बेंच होगा। और वो उनके भी पास जब सलमा जुलूम जैसे मामले में, सलमा जुलूम जैसे मामले में, तो हर हम उस केस में नहीं जाते। और रेड्डी साहब ने अशोक जी एक से एक शानदार फैसले भी दिए हैं। हम लोग फैसले दिए, और इतने इतने बच्चे नहीं है कि हमें ना पता हो उनका समय। उनके उनके पूरे करियर पे गुवाहाटी एक से धब्बा नहीं लेकर है। दिल्ली तक एक धब्बा नहीं है कि उन्होंने कोई पार्शियलिटी की है, एक धब्बा नहीं है। बिल्कुल। वो जब चले गए वहां पर गोवा में, तो 1 साल के अंदर उन्होंने इस्तीफा दिया लोकपाल बन के, क्योंकि उन पे किसी ने कहा कि भाई ये तो उन्हीं का सीएम का ही सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते। ये छोटे से आरोप पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मुझे इसमें नहीं पढ़ना राजनीति में, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। वो करप्शन के राज्यसभा में नहीं खिलाफ गए। एसआईटी बनवाई वो, थी। हाँ हाँ, उनके कई सब फैसले, तो ये फैसले वो उजागर नहीं करेंगे क्योंकि उनको तकलीफ है। जब वे विपक्ष में थे तो उनके लिए रेड्डी जी बहुत अच्छे हैं। अब रेड्डी जी उधर इंडिया गठबंधन के मेंबर बन गए, तो फिर अब उनमें मेन मैच निकालनी, ये तो क्या है, ये रोने की आदत है और ये हमेशा इसी में निकालते रहते हैं। नहीं कुछ हो गया तो जवाहरलाल नेहरू तो बने हैं ही, और इमरजेंसी है। ये दो चीजें तो ऐसा स्टॉक है कि जब भी घर में कुछ सब्जी कम पड़ जाए तो अचार निकालो। तो नेहरू और इमरजेंसी वर्तमान सरकार के लिए अचार जैसा है। जब सब फेल हो जाए तो नेहरू निकाल दो, इंदिरा गांधी निकाल दो, कौन मालूम, किसको मालूम आज की जो युवा पीढ़ी है बेचारी क्या पढ़ती है और क्या उनको नेहरू जी के बारे में मालूम। तो वो बिलीव कर लेते हैं, ये या बार बार झूठ बोल के बिलीव भी करवा देते हैं। तो ये ऐसी ये बातचीत थी। लेकिन इन सब में जो मुझे हास्यास्पद लगता है, वो प्रधानमंत्री जी का जो अभी बिहार में अभी हाल ही में भाषण दिया उन्होंने। क्योंकि हम लोकसभा राज्यसभा की, अब राज्यसभा के सभापति की, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो एक बिल जो आया है, जो 30 दिन यदि आप हिरासत में रहता है कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, और तो इनके खिलाफ आपको ये तुरंत इनको बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल या राष्ट्रपति को होगा। ये बिल में ये कहते हैं कि भाई बार बार एक लाइन ले रहे हैं प्रधानमंत्री अपने भाषणों में,
और लाइन ये ले रहे हैं कि क्या जेल के अंदर से मुख्यमंत्री काम करेगा, फाइल लेके करेगा। अभी तक देश आजाद हो गया तब से आज तक केजरीवाल का एक यदि केस छोड़ दिया तो ऐसा कोई केस नहीं है जिस मुख्यमंत्री पे अरेस्ट होने के बाद उसने इस्तीफा नहीं दिया होगा। वो मोरालिटी पे इस्तीफा देते हैं। केजरीवाल का बात अलग थी कि केजरीवाल एक बात के लिए लड़े, और केजरीवाल की उस लड़ाई को हम थोड़ा जस्टिफाई इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपने किस मुख्यमंत्री को सजा दिलवाई जेल में रह के, ये बताइए मुझे आप। सीधी सी बात है, हेमंत सोरेन को आपने अरेस्ट कर लिया। आप 30 दिन का बोलते, हेमंत सोरेन तो वहां पे 5 महीने रहे, 400 दिन रहे। और चंपई सोरेन को खरीद लिया। चंपाई नहीं, होता क्या है, आप मुख्यमंत्री को जेल में डालते हैं, और जैसे मुख्यमंत्री को जेल में डालते हैं, किस कारण से डालते हैं? उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा? क्या यकीनन चलाएगा। यदि मुख्यमंत्री निर्दोष हो और आप जानबूझ के राजनीतिक द्वेष के चलते आप उसको जेल में डालोगे, क्या हेमंत सोरेन को राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं डाला था? हेमंत सोरेन को जिस कोर्ट ने जमानत दी उसका निर्णय पढ़िए सर आप। उसमें कोर्ट ने पूछा ईडी को, आपने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया किस बिना पे? आपके आरोप है कि 8 एकड़ की जमीन उन्होंने कब्जा ली। उनका कब्जा उस जमीन पे है? नहीं है। क्या कभी वो जमीन पे खड़े होकर फोटो खिंचवाए? नहीं खिंचवाए। क्या उनकी जमीन इसके पड़ोस में है? नहीं है। उसके उस गांव में कोई इनका रिश्तेदार रहता है? नहीं रहता है। जिनके रिश्तेदार ने कब्जा किया? नहीं किया। क्या कच्चा चिट्ठा कोई है कि भाई कच्ची में ही जमीन लिखवा ली? नहीं लिखवा ली। जिससे जमीन कब्जा किया उससे कोई पैसे का व्यवहार है? नहीं है। वो जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड इनके नाम पे नहीं है। जब सब कुछ नहीं है तो ये जमीन उनकी कैसी हो गई है? ये जमीन के आरोप कैसे उस पर? क्योंकि किसी ने कह दिया है फॉर हियर से। यदि मैं कल कहूं कि भाई मेरी कैनॉट प्लेस में 4 बड़ी दुकानें अशोक पांडे ने जब्त कर लिया, अशोक पांडे को ईडी उठा के ले जाती है, पर अशोक वानखड़ी की औकात थी का 4 दुकानें? भैया तेरे बाप दादा को मालूम नहीं था दिल्ली मैप में भी कहां है। विदर्भ के एक गांव में रहते थे, किसान परिवार था, बड़े मुश्किल से तीसरी चौथी पीढ़ी पढ़ पाई है। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है जो हम पढ़ लिख के थोड़ा बाहर निकले। तो वो दिल्ली में कैनॉट प्लेस कब बना है तेरे पिता को भी मालूम था क्या? जो उन्होंने दुकानें खरीदी और तू बोलता अशोक पांडे ने ली। अच्छा, वानखड़े के नाम के किसी आदमी की दुकान है क्या? अच्छा, महाराष्ट्र की किसी मराठी की दुकान है क्या? वानखड़े जी मध्य प्रदेश में पड़े तो मध्य प्रदेश की दुकान है क्या? अरे कहीं संबंध नहीं। लेकिन अशोक वानखड़े ने एफिडेविट दिया तो अशोक पांडे उठ गए, हो गया, इस्तीफा हो गया। आप उसको बर्खास्त करिए। आपने गृह मंत्री को उठाया महाराष्ट्र के, 13 महीने जेल में रखा, 100 करोड़ का आरोप। ये सारे पामिरियन चिल्ला रहे थे 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ वसूली सरकार। चार्जशीट कितनी की लगी? 1 करोड़ 80 लाख की। उनको जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा? ईडी को कहा कि आपका केस बनता कहां है, मुझे हमको बताइए। आपका तो केस ही नहीं है, ये चार्जशीट आप फाइल ही नहीं कर सकते क्योंकि चार्जेस ही नहीं है आपके। सत्येंद्र कुमार जैन, हेमंत सोरेन बाहर है। जैन के मामले में तो बोल दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी क्या करें? 3 साल जेल में रखा। 3 साल जेल में रखा। तो क्या प्रधानमंत्री ये बात बताएंगे कि हेमंत सोरेन का आप बर्खास्त करते 31 दिन इस्तीफा नहीं देता तो हेमंत सोरेन क्यों जेल से सरकार नहीं चलाए? यदि आपकी फ्रॉड एजेंसी उनको जबरिया अंदर रखती है तो प्रधानमंत्री लोगों को, जनता को बता रहे हैं। अब बताइए, देश में 30 सीएम हैं, उनमें से 12 यानी 40% पे अपराधी मुकदमे हैं, उस पे 10 पे यानी 33% पे हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप है। अब मैं आपको कुछ सिलेक्टेड लोगों की, मतलब जो सबसे ज्यादा मुकदमे किस पे है वो मैं लिस्ट देता हूं आपको। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस 89 मुकदमे, स्टैलिन तमिलनाडु 47 मुकदमे, चंद्रबाबू नायडू 19 मुकदमे टीडीपी, सिद्धरामैया कांग्रेस कर्नाटक 13 मुकदमे, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 मुकदमे, उसमें एक नाम है सिर्फ देवेंद्र फडणवीस 4 मुकदमे, एक नाम बीजेपी का। सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 मुकदमे,
केरल के विजयन पे 2 मुकदमे और पंजाब के मान पे 1 मुकदमा। ये मुकदमे की लिस्ट है मेरे पास। अब आप मुझे बताइए कितने मुकदमे योगी आदित्यनाथ पे थे? माफ करा लिए, योगी पूरे आदित्यनाथ माफ कर दिए। मुख्यमंत्री होते से अपने, यानी आपके मुख्यमंत्री बीजेपी के जैसे मुख्यमंत्री बनते माफ करते। देवेंद्र फडणवीस शायद उनसे मिले नहीं योगी आदित्यनाथ से ठीक से। यदि योगी आदित्यनाथ से बोल देते उसको कि अरे देवेंद्र क्या कर रहे हो तुम, ये खारिज कर दो मुकदमे। मुकदमे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे क्यों? और इसमें सेंट्रल एजेंसी के मुकदमे कितने हैं? जरा थोड़ा आरोप क्या कोई लगाता है, एक अफिडेविट देने की जरूरत है दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में, क्योंकि किसने अफिडेविट दिया कि हमने भाई 100 करोड़ रुपए दिए। कोई आप साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? ऐसी लताड़ ईडी को लगी है। जिस केंद्र सरकार के केंद्रीय एजेंसी को सर्वोच्च न्यायालय हर तीसरे दिन फटकारती हो कि तुम इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक नहीं करते, तुम लोगों को जबरिया जेल में डालते हो, ऐसे आरोप लगाती हो, वो प्रधानमंत्री कहे कि क्या जेल से सरकार चलाएंगे? क्या बिल्कुल चलानी पड़ेगी यदि आप जानबूझ के बेगुनाह लोगों को जेल में डालोगे तो। ये होना है। यदि गुनहगार हो तो क्यों छूटेगा वो? आज क्या किया हेमंत सोरेन ने ऐसा जो छूट गए? तो ये बेसिकली एजेंसी हाका लगाती है। अशोक जी एक चीज और आपको याद हाका दिला दूं, लगाने के आप बाद एक बीजेपी चीज स्वीकार आपको याद करती दिला है। दूं, एक चीज हाँ, आपको याद दिला दूं। हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया था तो झारखंड के राज्यपाल थे आदरणीय स्वामीनाथन जी, जो अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और एग्जैक्टली। उन्होंने अपने राजभवन में उनको गिरफ्तार करवाया था। हेमंत ने उनसे हाँ, कहा था कि मैं हाँ। गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपने राजभवन के अंदर गिरफ्तार करवाया था एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो कहीं भागा हुआ नहीं। तो ये ये देखिए जनता को जानना चाहिए। क्या विडंबना होगी। इस देश का राष्ट्रपति एक संघर्षशील महिला है जो आदिवासी समाज से आती है, और इस देश का उपराष्ट्रपति यदि ये राधा किशन जी जीत गए तो इस देश का उपराष्ट्रपति वो होगा जिसने एक निर्दोष, एक युवा आदिवासी मुख्यमंत्री को अपने राजभवन बुला के अरेस्ट करवाया। यही मैं आपको याद दिला रहा था। ये भाजपा की दोहरी नीति है। उधर आदिवासी खुश, राष्ट्रपति पद मिल गया आदिवासियों को। यहां आदिवासी को राष्ट्रपति पद मिल गया करके जो नाराज है वो भी खुश, क्योंकि उपराष्ट्रपति ऐसे आदमी को मिल गया जो आदिवासी मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाला है। क्या देखा था इन्होंने? इसीलिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। राज्यपाल महोदय, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कैंडिडेट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एनडीए, क्या देखा उन्होंने? ईडी ने कहा और उन्होंने मुंडी हिलाई। स्व विवेक का कभी उपयोग लिया? और स्व विवेक का उपयोग लेते तो अरेस्ट ही नहीं करते। बोलते यार किसी के कहने पे अरेस्ट थोड़ी होता है, कैसे लीगल मुख्यमंत्री को एक्सपर्ट्स की अरेस्ट सलाह ले करेंगे? लेते। लेकिन इनके लीगल एक्सपर्ट तो ये दोनों बैठे हैं गुजराती, बस उतना ही है। इतना ही है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, उसमें यही सिखाया जाता है कि विपक्ष मुख्यमंत्री अंदर डालो और अपना मुख्यमंत्री कितना भी गंद करे उसको संभाल के रखो। मतलब, और इसके बाद कि ये लोग ईमान, मतलब नैतिकता के पैमाने स्थापित करने के लिए, अरे नैतिकता प्रामाणिकता ये शब्द मत उच्चारा करो गुरुजी, ये अच्छा शब्द अशोक भाग जी, जाएंगे देश से। अशोक जी छोड़िए, बहुत पॉलिटिक्स हो गई। ये बताइए क्रिकेट मैच देखेंगे आप, भारत पाकिस्तान वाला? आपने कहा था कि ओरिजिनल कार्यकर्ता क्या करेंगे, तो ओरिजिनल कार्यकर्ता तो क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट बन ही सकते हैं। भाई शाह देखिए साहब सर, के जो पुत्र हैं वो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं भाजपा के, तो आईसीसी के क्रिकेट मैच प्रेसिडेंट हैं, तो जो मैच करा क्रिकेट रहे मैच देखेंगे कि नहीं आप? सर, क्रिकेट मैच तो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे कान इतने बधिर नहीं हुए कि आज भी मेरे को मेरी बहनें जो विधवा हुई है पहलगाम में, उस विधवा बहनों का विलाप आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं नहीं करूंगा। यदि खून और मैं भी पानी नहीं एक करूंगा। साथ नहीं चल सकता तो खून और क्रिकेट भी एक साथ नहीं चलता।
अंतरराष्ट्रीय मजबूरियां क्या है? कौन सी अंतरराष्ट्रीय मजबूरियां? और ये क्रिकेट खेलने वाले देश कितने पाकिस्तान के खिलाफ बोले जब पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर? एक भी नहीं। थूकता हूं मैं इन देशों पे। किन लोगों ने साथ दिया? एशियन क्रिकेट कप हो रहा ना, इसमें पार्ट लेने वाले तमाम देशों को मैं पूछता हूं और भारत की सरकार को पूछता हूं, इनमें से कितने देश हमारे साथ खड़े थे? पाकिस्तान के खिलाफ कोई खड़ा था? कोई नहीं, एक भी नहीं। न बांग्लादेश, न श्रीलंका, कोई नहीं। सिर्फ गृह मंत्री का बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रधान बना हुआ है, उसके चलते आज बाला साहेब ठाकरे होते तो इनको दिखा देते। जब वानखेड़े स्टेडियम का पिच खोद डाला था तब बीजेपी पूर्ण साथ दे रही थी। मैंने एक इंटरव्यू सुना अमित शाह जी का, सवाल पूछा वो जरा किस्सा, कॉन्क्लेव में रुकिए उनको। रुकिए, वो जरा नहीं, किस्सा उनको वानखेड़े पूछा स्टेडियम वाला सवाल। बताइएगा। हाँ, वो भी बताता हूं। उनका जब सवाल पूछा गया उनको कि क्या पाकिस्तान के साथ भारत को खेलना चाहिए क्या, उनने बोला छोड़िए ना, हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो काउंसिल है आईआईसी, सीसीआई, क्रिकेट काउंसिल ऑफ, जो सीसीआई आईआईसी जो भी है, आईसीसी, वो खुद ही, आईसीसी। आईसीसी वो खुद ही बोले पाकिस्तान को निकाल देगी। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इंतजार कीजिए। आज मेरा सवाल है उनको, अरे पिता की इच्छा बेटा पूरा नहीं करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। संस्कारी फैमिली है आपका, संस्कारी परिवार है आपका। और बेटे की योग्यता सिर्फ पिता ही है और कुछ योग्यता है भी नहीं। और नहीं, मैं तो मानता हूं योग्य है बेटा, चलो हम वो भी मान ले भाई, तो बेटा पिता की इतनी तो इच्छा पूरी करेगा। भारत ने यदि कल स्टैंड लिया जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान है हम नहीं जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आने वाले 10 साल तक भी कुछ नहीं हुआ तो भी क्रिकेट कंट्रोल के पास इतना पैसा है कि आराम से चल सकता है वो। इस भारत में आईपीएल में लोग इतना पैसा कमाते हैं, 4 आईपीएल और कर दीजिए आप यहां पे, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आपको आपके बेटे की साख बचानी है, उसके चक्कर में भारत की अस्मिता, शहादत सब चल जाएगी। रोज मुखौटे उतरते हैं इनके, और कई मुखौटे चेहरे पे लगा के चलते हैं। वो गाना नहीं कि चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, ये कई चेहरों का चेहरा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अशोक जी, जिस दिन इनका ओरिजिनल चेहरा सामने आ जाएगा, वो इतना विद्रूप होगा, सिहर जाएगा देश। हम किसको पूछते थे, भूल गए ये 2 मिनट के अंदर। और यही कांग्रेस वाले लोग यदि इस संगठन पे कब्जा किए होते तो क्या खेल मंत्रालय परमिशन देता? कांग्रेस को अभी तक पाकिस्तानी घोषित कर देते, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने। बॉम्बे में पाकिस्तान की टीम और भारत की टीम का मैच होना था, क्रिकेट कंट्रोल, वो एक सीरीज थी, और बाल ठाकरे ने ऐलान कर दिया था कि ये मैच नहीं होगा। 90s की बात है शायद, 90s की बात, और उन्होंने कहा कि नहीं ये होगा। और इसके चलते शिव सैनिकों ने पिच ही खोद डाला। और क्रिकेट मैच में पिच की बहुत अहमियत होती है, फिर से वो पिच बनाने में महीनों लगते हैं, तो फिर वो कैंसिल हो गया। उसके खिलाफ कि ये क्रिकेट नहीं होना चाहिए, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा व्यक्तिगत भी उसमें, मैं बताऊंगा कैसा व्यक्तिगत रूप से जुड़ा। तो जब ये मैच जो वानखेड़े स्टेडियम पे खुदाई हुई, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने मार्च निकाला, ये शिवसेना ने गलत किया, ये शिवसेना की दादागिरी नहीं चलेगी। उस जुलूस पर लोगों ने हमला कर दिया, शिवसेना के लोगों ने। तो मणिमाला नाम की एक पत्रकार थी, आज भी है, पत्रकारिता में बहुत अच्छा काम कर रही है मणिमाला जी। मणिमाला जी थी, और साथ में बिल्कुल बड़ी पत्रकार जो अभी आज तक से जुड़े हुए हैं, मिलिंद खांडेकर थे। मिलिंद खांडेकर मेरे भाई जैसे हैं। तो मिलिंद खांडेकर भी वो कवर करने गए थे, तो उस हमले में
मिलिंद खांडेकर बुरी तरह से लोग पीटने लगे। तो मिलिंद को बचाने के चक्कर में मणिमाला कूद गई, तो मणिमाला का पूरा सर खोल दिया था। मिलिंद मणिमाला दिल्ली में ही खांडेकर और रहती है। मणिमाला दोनों एडमिट हुए थे। तो उसके बाद जब, क्योंकि उसका बिल्कुल मेरे घर के संबंध छोटा बिल्कुल भाई जैसे है, हमारे पूरे परिवार में जानते हैं, और मिलिंद भी, सारे जो लोग मिलिंद और हमको जानते सबको पता है। तो इसीलिए मुझे वो मैं भूल नहीं सकता वो वाकया। तब तो बीजेपी साथ दे रही थी, आज बाल ठाकरे होते तो आज क्या खोट डालते पता नहीं इनका। तो कुल मिलाकर इनका कोई इसका छद्म राष्ट्रवाद है, छद्म राष्ट्रवाद भी नहीं है। देखिए, मैं इसको राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद या फरेब भी नहीं कहता, ये षड्यंत्र है। बस पैसावाद है। षड्यंत्र ये है कि लोगों को मूर्ख बनाओ, राष्ट्रवाद जैसे तमाम चीजों को बांटते रहो और व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण करते रहो। मी एंड माई फैमिली इज द नेशन। एक जन अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए चला रहा है, दूसरा अपने गौतम को आगे लेके चला रहा है। सब कुछ गौतम के लिए, सब कुछ बेटे के लिए। इनका देश गौतम से शुरू होकर बेटे तक खत्म हो जाता है और बेटे से शुरू होकर गौतम तक खत्म हो जाता है। किसान, सैनिक, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, ये सब चुनावी जुमले हैं। और नोटंकी की बात तो सब है, आंसू बहाने के लिए तो नंबर 1 है। ग्लिसरीन के आंसू बहाते हैं, और जिनकी आंखें सूख गई रो रो के, उनकी आंखों में आंखें डाल की हिम्मत नहीं, की औकात नहीं ये बताने की कि हम क्रिकेट की मैच करवा रहे हैं। यह है असलियत इनकी। और लोग बड़े इसको भी महिमा मंडित कर रहे हैं कि ना भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी, ना पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। हाँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहेगा, मतलब पाकिस्तान की लड़की, भारत का लड़का, इनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि बारात यहां से पाकिस्तान नहीं जाएगी और पाकिस्तान की बारात इंडिया नहीं आएगी। लेकिन दोनों बारातें दुबई में जा जाके सकती शादी है। करेगी, तो हम दावत खाने पहुंच जाएंगे। यही इनका राष्ट्रवाद, और ये लोगों को राष्ट्रवाद सिखाते हैं। कई बार अपने आप को, हमको ही घिन आती है अपने आप पे, हम इनसे राष्ट्रवाद सुनते हैं। हम सुनते भी क्यों है, ये समझ के परे है। इसके बाद कुछ लंबा कहने की जरूरत नहीं है। ये पैसावाद और कुर्सीवाद जो है वो आप अच्छी तरह समझते हैं। एक वाकया बता के खत्म करता हूं अशोक जी के लिए। ये वाकया है, मैं नासिक गया हुआ था, वहां एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि भाऊ से जो आपने मराठी बुलवाई ना, खूब छान। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे मराठी सुन के। तो मैंने कहा ठीक है, अब अगली बार फिर कभी जो है हम लोग जब उस माहौल में आएंगे तो फिर मराठी में बात किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत 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 नमस्ते शुक्रिया अशोक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।